हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो लेक्चर में दृष्टि आईएएस द्वारा प्रकाशित मंथली करंट अफेयर्स में जो पीछे मॉडल पेपर दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर हमारी यूपी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा री एग्ज़ाम 2023 का जो 22 दिसंबर को होने वाला है उससे संबंधित है और इनके मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हमारे एग्ज़ाम में इसी मॉडल पेपर के अनुरूप क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए तो इस क्रम में हम देखते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। इसमें हमें देखना है कि कथन सही है या कथन गलत है। आइए देखते हैं। आयातित मुद्रास्फीति का तात्पर्य किसी देश में आयात की कीमत या लागत में वृद्धि के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है। तो हमारा ये जो कथन है सही है। किसी देश की मुद्रा में अवमूल्यन को प्रायः आयातित मुद्रास्फीति के प्राथमिक चालक के रूप में देखा जा सकता है। तो ये हमारा इस दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप बात करते हैं कि आयातित मुद्रा क्या है, तो आयातित मुद्रा जो है वो जब आयातित वस्तु की कीमतों में वृद्धि के कारण किसी देश में सामान्य स्तर से मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ पे अवमूल्यन दिया हुआ है, तो अगर हम बात करें कि मुद्रा का जो मूल्यह्रास है उसका अर्थ क्या होता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के घटने या बढ़ने से जो असर किसी भी देश की मुद्रा पर पड़ता है। चूँकि अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहा गया है, तो जिसका अर्थ ये हुआ कि निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं जो है वो कीमत जो है डॉलर पर डिपेंड करती है, डॉलर से हम अदा करते हैं। तो भारत की विदेशी मुद्रा में कमी का तात्पर्य यह है कि भारत द्वारा किए गए जाने वाले वस्तु के आयात मूल्य में वृद्धि और निर्यात मूल्य में कमी से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा कि आयातित और मुद्रा के मूल्यह्रास से क्या संबंधित है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 को समझा। हमारा जो सही आंसर देखा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो दिया है निवारक निरोध से संबंधित क्वेश्चन है। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो उसमें स्टेटमेंट 1 देखते हैं। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा परीक्षण और दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेना। तो हमारा जो स्टेटमेंट ये है सही है। किसी व्यक्ति को केवल 3 महीने के लिए निवारक हिरासत में लिया जा सकता है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध कानूनों के लिए सलाहकार बोर्ड बनाना अनिवार्य बनता है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य व्यक्ति शामिल हों। तो ये भी हमारा जो है सही है। तो हमारा जो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। ये हमारा सही है। हरियर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजवंश के सामंत थे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और हरियर बुक्का के गुरु विद्यारण थे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। अगर हम बात करें हरियर और बुक्का की, तो जो इनके गुरु थे, गुरु विद्यारण, तो इनका जो पूरा नाम था वो माधव विद्यारण था। और हरियर और बुक्का जो हैं तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इस हिसाब से हमारा जो 3rd क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार का अनुच्छेद 24 के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा जो है गलत स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 24 जो है बाल बलात्कार श्रम से संबंधित है, बच्चों के लिए कारखानों में काम करने से रोक से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, माता पिता तथा अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने होंगे। तो ये हमारा जो है सही स्टेटमेंट है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर सेकंड की, तो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने होंगे। तो ये जो है 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा आर्टिकल 21A में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। राइट टू एजुकेशन के तहत ये अधिनियम तैयार हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे जो शैक्षिक संस्थानों और अल्पसंख्यकों की प्रशासन संबंधी बात है, तो ये जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 31 में इनको भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट पहला सही है। पुर्तगाल तथा स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरिया कहा जाता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में जो है उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल है। ये आप दोनों अपने मोबाइल स्क्रीन पर मैप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। और आइबेरिया प्रायद्वीप की बात करें तो इसमें जो है कुल 5 देश आते हैं, स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा और जिब्राल्टर और फ्रांस। तो साथ साथ मैप भी देखना बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसकी उत्पत्ति और विकास 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही है। इसे किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और न्यायाधीशों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के इरादे पर विचार करने के लिए इसकी व्याख्या की गई है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही होगा। अगर हम बात करें जनहित याचिका यानी PIL की, तो PIL जो है अमेरिका के न्यायशास्त्र में 1960 में ये सर्वप्रथम आया था। ये PIL क्या है? तो ये अप्रतिनिधित्व प्राप्त जो समूह होते हैं जैसे गरीब, नस्लीय अल्पसंख्यक, असंगठित उपभोक्ता, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर बात करना, यानी कि सार्वजनिक हित से संबंधित इस PIL को हम अदालतों में पेश करते हैं। अगर हम PIL को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जो यह अवधारणा है सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में सामने आई थी। और अगर इस केस की बात करें तो जो पहला मामला जो है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य में 1979 में सर्वप्रथम
किया गया था। अगर हम बात करें कि PIL जो है कौन दायर कर सकता है, तो ये जो है देश का कोई भी आम नागरिक, देश का नागरिक दायर कर सकता है। और आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुखारेस्ट, पेरिस, बेलग्रेड और वियना और ब्राटिस्लावा उपयुक्त में से किन राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है? तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि डेन्यूब नदी जो है कहाँ बहती है। तो ये जो है मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है जो जर्मनी के काले वन के पहाड़ों से निकलकर दक्षिण में कृष्ण सागर में जाकर गिर जाती है। ये जो है मध्य यूरोप में कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। तो वो 10 देशों में जो हमारे ऑप्शन में दिया है वो बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, और बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है, और ब्राटिस्लावा जो कि स्लोवानिया की राजधानी है, और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो हमारे इन चारों से डेन्यूब नदी गुजरती है। यहाँ पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, तो यहाँ से डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है। टोटल 10 देशों से गुजरती है। आप मैप में इसको अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 5। तो 1 2 3 5 जो है 1 2 नहीं है, तो 1 3 4 5। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। जूरा पर्वत इसे इटली से तथा आल्प्स पर्वत से इसे जर्मनी से अलग करता है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक फ्रांस में है, और बॉर्डी फ्रांस का सबसे बड़ा शराब उत्पादक केंद्र है। तो हमारा जो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा जो है स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही है। अगर हम बात करें जूरा पर्वत का, तो जूरा पर्वत यूरोप के मध्य भाग में एल्प्स पर्वतों से उत्तर स्थित है। यह पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के साथ चलते हैं। आप मैप में इसको देख लीजिए, जूरा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। नगर और उद्योग दिए हुए हैं। लियांस नगर रेशम के लिए, स्ट्रेसबर्ग कांच का सामान, और लिपरीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो हमें इसमें बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 जो है सही सुमेलित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। लिपजिंग जो है ये जर्मनी का एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। हमारा स्टेटमेंट पहला जो दिया है, इसका स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा विश्व स्तर पर खेलों में डोपिंग से निपटने के लिए की गई थी। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। विश्व डोपिंग रोधी संहिता वाडा द्वारा निर्मित मुख्य दस्तावेज है, ये हमारा सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चंद्रमा के संदर्भ में हमें कथन को सही और गलत बताना है। ठीक है,
तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है का अपना दिन और रात का चक्र है जो लगभग 29.5 पृथ्वी दिनों तक चलता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है, चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। बीमा सुगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीमा सुगम एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल है जो भारत में बीमा का सार्वभौमिककरण करेगा। इस प्रोटोकॉल को इंडिया स्टैक से जोड़ा जाएगा। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है सही है। यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है। तो ये भी हमारा जो है सही है। तो हमारा जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो आप सभी बताइए कि जो IRDAI का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखा गया है कभी कभी छोटे क्वेश्चनों में, सिंपल क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। जैसे आपने अभी APS का पेपर दिया होगा तो देखा होगा उसमें कई फुल फॉर्म पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 देख लेते हैं। व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए AI का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हमारा जो है सही स्टेटमेंट है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक, जो स्कूलों के लिए शैक्षिक सामग्री के भंडार के रूप में कार्य कर रहा है, जिसकी देख जो है शिक्षा मंत्रालय कर रही है। तो ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट सही दोनों है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर द्विध्रुव का सही वर्णन करता है। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बड़े हैं तो हम डायरेक्ट आंसर इसका बता दे रहे हैं। इसे अरब सागर और पूर्वी हिंद महासागर के मध्य समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से परिभाषित किया जाता है, जो क्षेत्र में वर्षा के परिवर्तनशीलता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। HIV एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से स्टेम कोशिकाओं यानी कि T कोशिका, स्टेम कोशिका को T कोशिका भी कहते हैं, जो संक्रमण से लड़ने के लिए आवश्यक है, को लक्षित करता है। तो ये हमारा जो है सही स्टेटमेंट है। HIV मुख्य रूप से यौन संपर्क, नशीली दवाओं के उपयोग के लिए इंजेक्शन साझा करने या प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चों को संचरित होता है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। और टेनोफोविर, डिस्प्रोक्सिल, लेमिवुडीन और डोल्टेग्रेविर HIV के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाई है। तो हमारा ये भी आंसर सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 और 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में हमें कथन दिया हुआ है, उसको उसे देखना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी और यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान तथा प्रमुख पुरस्कार है। तो ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान तो है, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं की गई थी। तो हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। इसे उभरते नेतृत्व श्रेणी में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये उभरते नेतृत्व को दिया जाता है, यानी हमारा सही है। विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, यानी 2 और 3 हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये जो है 1957
में न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी फिलीपींस सरकार की सहमति से। तो रेमंड मैग्सेसे कौन था? तो रेमंड मैग्सेसे जो थे वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या दिया है? गैर वापसी के सिद्धांत के संबंध में हमें विचार करना है। गैर वापसी का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें यातना, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक स्थिति या अन्य अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट सही है। भारत वर्ष 1951 में के शरणार्थी अभिसमय और इसके वर्ष 1967 प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं है। तो ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट सही है। भारत ऐसे किसी भी संधि पर हस्ताक्षर करता देश नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान जो हैं अवैध रूप से हमारे देश में घुसे हुए हैं। तो सरकार कोशिश कर रही है कि उनको अपने वापस स्वदेश भेज दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF को केंद्र सरकार द्वारा बजटीय प्रावधानों या वित्त आयोग द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्रोत के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में 75% और पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों में 90% देती है योगदान अपना। ठीक है, तो ये भी सही है। SDRF का प्रबंध राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसका नेतृत्व राज्य का मुख्य सचिव करता है। ठीक है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में हमें विचार करना है कथन पे। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। यह कलिंग मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा और हिंदू सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये भी हमारा सही है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो 10 रुपये के भारतीय नोट के पीछे दर्शाया गया है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर D 1, 2 एंड 3 ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से संबंधित हमें कथनों का विचार करना है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक ग्रीन नोबेल पुरस्कार है। तो ये जो हमारा सही स्टेटमेंट है। इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में रिचर्ड एंड रोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक गुप्ता को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैंधव सभ्यता के लोग शांति प्रिय और कम युद्ध प्रिय ज़्यादा थे। तो ये हमारा जो है गलत कथन है। सैंधव सभ्यता के लोग केवल सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। तो ये भी हमारा जो है गलत है। एक चीज़ हमें हमेशा याद देने वाली बात है कि जिस ऑप्शन में केवल शब्द का यूज हो जाएगा उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो केवल जो है सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे तो ऐसा नहीं था। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न 1 और न 2। ठीक है, तो वो जो है सूती वस्त्र के साथ साथ ऊनी कपड़े का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। दर्शन और प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल जी हैं, ये हमारा सही है।
न्याय के गौतम जी, ये भी हमारा सही है। पूर्व मीमांसा के बादरायण, ये हमारा गलत है। तो जो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक है वो महर्षि जैमिनी है, महर्षि जैमिनी, ठीक है। और वैशेषिक के जो है कणाद। ये हमारा 3 ऑप्शन सही है, एक थर्ड वाला गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो स्यादवाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म जो है से संबंधित है स्यादवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक के जो है 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। तो आप लोग अशोक के शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे भारत के आइंस्टीन के रूप की संज्ञा दी गई है? भारत के आइंस्टीन की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये जो है नागार्जुन को दी गई है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे? तो किसने जारी किए थे? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या सिकंदर ने? तो जो अरबी सिक्के जारी किए थे वो ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने जारी किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो हमारा जो ऑप्शन दिया है ए उस्र, बी खराज, सी जकात और डी जजिया, ठीक है। तो हमारा जो गैर मुसलमानों से भूमि कर जो लिया जाता है वो जकात लिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जकात की बात करें तो ये एक जो है धार्मिक कर है, मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। जजिया कर जो है तीर्थ यात्रियों से लिए जाने वाला हिंदुओं से कर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में, ये हमारा सही सुमेलित है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ये भी हमारा सही ऑप्शन है, सही तो में सुमेलित है। और तराइन का द्वितीय युद्ध ये हमारा गलत ऑप्शन है। और घाघरा का युद्ध 1529 में, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये जो है संधियाँ दी गई हैं और वर्ष, संधि दिए गए और वर्ष, उसे सुमेलित करना है। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालवाई की संधि या वसीन की संधि, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सालवाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। सूरत की संधि जो है 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में और वसीन की संधि 1802 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मुगल शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अकबर ने सवार पद में 2 अस्पा की व्यवस्था की थी। तो ये हमारा जो है गलत है। मीर ए समा सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान है। तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना की शुरुआत की और ये जो जनगणना है 1871
1981 में पहली पूर्ण जनगणना है, जो इसी के बाद हर साल 10 साल के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। तो 2011 की जो जनगणना है वो हमारे देश की 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना। ठीक है, अभी जो 2021 में जनगणना होनी थी वो कोरोना काल की वजह से डिले है, तो अभी जनगणना कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये हमें ये बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अहोम केरल, मोपला बंगाल, पाइक झारखंड और रामोसी पश्चिम बंगाल। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही सुमेलित है, रामोसी विद्रोह यानी पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट, जो कि 1822 में किया गया आंदोलन है और चित्तूर सिंह इसके नेतृत्व करता थे। फिर अहोम आंदोलन की बात करें या अहोम विद्रोह की बात करें तो ये जो है असम में लड़ा गया विद्रोह है, जो कि गोवर्धन कुंवर और रामचंद्र कोनार्द के नेतृत्व में 1828 से 1833 के बीच में हुआ ये विद्रोह है। ठीक है, नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है केरल में लड़ा गया विद्रोह है, जो कि 1920 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह 1817 में उड़ीसा का खुर्दा जगह है वहाँ पे लड़ा गया था, जो कि बक्सी जगबंधु विद्याधर जो थे इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये भी ध्यान दीजिए, सही सुमेलित नहीं है, हमें ये पूछा है। ठीक है, परमहंस मंडली, साइंटिफिक सोसाइटी, वेद समाज या सत्य शोधक समाज। तो हमारा जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, परमहंस मंडली। ठीक है, तो परमहंस मंडली को दादोबा पांडुरंग दुर्गा और राम मेहता जी ने किया था महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में। ठीक है, बाकी हमारा सारे स्टेटमेंट जो है सही है। परमहंस मंडली जो है ये एक सामाजिक और धार्मिक संगठन था। ये जो है जाति उन्मूलन इसका उद्देश्य था और एक ईश्वर में ये विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम थे, तो ये भी हमारा सही है। चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है, तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नारा दिया है और उससे संबंधित जो हैं वो दिए हैं, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जय जगत विनोबा भावे, ये हमारा सही है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, ये हमारा सही सुमेलित है। मारो फिरंगी को भगत सिंह, नहीं, मारो फिरंगी को भगत सिंह नहीं सुमेलित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, मारो फिरंगी को जो है मंगल पांडे ने नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, कहाँ की थी? कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, नागपुर। तो हमारा जो सही आंसर है वो ए, ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये सही है। दास प्रथा का निषेध एलन बैरो, ये भी सही है।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी, ये हमारा गलत है। और नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, ये हमारा सही है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था। हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने ही इस प्रस्ताव को तैयार किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो ये आप सभी को पता होगा 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिवेशन दिया गया है और अध्यक्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज ह्यूल। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और चौथे के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो हमारा सारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में की गई थी। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है मई 1934 में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी 1936 में। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो 1 एंड 2 दोनों सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 दोनों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। तो ये हमें बताना है कौन नहीं है। तो लेब्राडोर की जलधारा ये हमारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बेगुएला की जलधारा ये भी हमारा ठंडी धारा है। और फॉकलैंड की जलधारा ये भी हमारी ठंडी जलधारा है। इरमिंजर की जलधारा जो है हमारा नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, डी। तो इरमिंजर की धारा क्या है, तो इरमिंजर की जो धारा है वो अंध महासागर में एक गर्म धारा है। ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। देश और उससे राजधानी पूछा गया है। ठीक है, सूडान, डोडोमा। तो हमारा पहला ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही हमारा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि सूडान का जो राजधानी है वो खार्टूम है। ठीक है, आप सब मैप में भी देख सकते हैं। और हमारा जो बरुंडी इसकी राजधानी गीतिगा, माली, बमाको और सेशल्स और विक्टोरिया, ये हमारा तीनों सही ऑप्शन मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सुलोवेसी द्वीप की अवस्थिति है। तो ये आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है हमने अपने इस वीडियो के थंबनेल में लगा रखा है। तो ये सही बताना है इसकी अवस्थिति कहाँ है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में कि कैरेबियन सागर में। तो सुलोवेसी द्वीप जो है वो ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में जो इंडोनेशिया के सुंडा द्वीप हैं उन्हीं चारों द्वीप में से एक द्वीप है सुलोवेसी द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहे की संज्ञा दी गई है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। ठीक है, गोबी चीन मरुस्थल है और उससे विस्तार क्षेत्र इसमें दिया हुआ है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, चीन के नॉर्दर्न साइड है। मंगोलिया और चीन का जो नॉर्दर्न साइड है उसी को गोबी मरुस्थल बोलते हैं। तो हमारा पहला सही है। कालाहारी बोत्सवाना में, ये भी हमारा सही है। कराकुम दक्षिण अफ्रीका में।
तो ये कराकुम जो है दक्षिण अफ्रीका में ना होकर ये सेंट्रल एशिया और जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ पे है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। और मोजाव कहाँ है? दक्षिण कैलिफोर्निया में। तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कराकुम दक्षिण अफ्रीका, यानी कि कराकुम जो है कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में है, सेंट्रल एशिया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्रम में मेरा आज का जो 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा नहीं करता? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार ये तीनों जो है साझा करते हैं। झारखंड जो है नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार ये तीनों साझा करते हैं, झारखंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, कौन नदी नहीं है? कोयना, मंजीरा, इंद्रावती और प्राणहिता। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोयना नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बाकी मंजीरा, इंद्रावती और प्राणहिता जो है गोदावरी की सहायक नदी है। कोयना जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला में सतारा जिले में महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी की ये जो है सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत को गंगा कहा गया है और इसका उत्पत्ति जो है पश्चिमी घाट में त्रंबक पहाड़ी से होती है और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण की गंगा कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जलप्रपात दिया हुआ है और नदी दी गई है, तो कौन सा सही सुमेलित है ये हमें बताना है। गोकक, गोकक जो है शरावती नदी, चुलिया, टोंस, कुंडरू, स्वर्णरेखा और एना कावेरी। तो इनमें से जो सही सम्मिलित है कुंडरू, ये जो है स्वर्णरेखा नदी पे है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोकक जो है गोकक घटप्रभा नदी पे है जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक। ठीक, चुलिया, चुलिया जो है चंबल नदी पर स्थित है जो कि राजस्थान में है। और एन्ना, एन्ना जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है जो कि नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। अब हुंडरू जो है स्वर्णरेखा नदी पे है। अब ये बताइए स्वर्णरेखा नदी कहाँ है, आप लोग कमेंट करके। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें लाल मिट्टी के संदर्भ में हमें बताना है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। तो ये हमारा जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता नहीं, इसमें जो है कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो ये हमारा जो है सही स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, रजत क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो हमारा जो रजत क्रांति है वो ऑप्शन नंबर बी अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन जो है इसे नीली क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, इसमें नीली क्रांति। ठीक है, उर्वरक की बात करें तो ग्रीन क्रांति, उर्वरक जो है ग्रीन क्रांति, और तिलहन जो है पीली क्रांति। पीली क्रांति। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 50 क्वेश्चन को हमने डिटेल में और पूरे व्याख्यात्मक रूप से सॉल्व किया। और
ये जानने की कोशिश की कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये दृष्टि IAS द्वारा प्रकाशित मंथली करंट अफेयर्स के मॉडल पेपर पर आधारित टेस्ट पेपर था। आप लोगों ने इसमें से अच्छे से भाग लिया और वीडियो को देखा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी एक ग्रुप में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप UP PCS RO की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हमने घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज 2024 चालू किया है, जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो अभी तक हमने प्राचीन इतिहास से संबंधित लगभग सारे वीडियो ख़त्म हो गए हैं। 1-2 लेक्चर और बचे होंगे तो आप उस पर जाकर जुड़ सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।